हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का। क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हमें जो हमारी मेजर टॉपिक है उनमें सब टॉपिक कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह से पढ़ना है, उसको हम लोग बात करते हैं। पहली हमारी मेजर टॉपिक क्या होगी? व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? उसमें टॉपिक में और भी टॉपिक आएंगी, मेजर सब टॉपिक आएंगे, जैसे टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स, इसमें 4 टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल और नेशनल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। अब ये किसके बारे में था? व्हाट इज रिसोर्स के अंदर जितनी भी सब टॉपिक थी उनके बारे में। अब दूसरी हमारी मेजर टॉपिक क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट वाली जो टॉपिक होगी वो होगी। तीसरी हमारी मेजर टॉपिक होगी, वो कौन सी होगी? रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि किस तरह से हम लोग रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे। उसमें हमें 2 सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को अपने कैसे कंजर्व कर पाए। ठीक, चौथी हमारी मेजर टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स में हमें 3 सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वो तीनों सब टॉपिक कौन से है? लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया और लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। ठीक, पांचवी अपनी मेजर टॉपिक है सॉयल एज ए रिसोर्स। इसमें सब टॉपिक पढ़नी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ना है, ब्लैक सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, लैटेराइट सॉइल के बारे में, एरिड सॉइल के बारे में, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। और अपनी मेजर और लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब हम क्या करेंगे? एक एक टॉपिक और सब टॉपिक पे जितनी चीजें आएंगी उसको पूरी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हुए चलेंगे। हाँ, अब जो नया एडिशन आया उसमें ये टॉपिक जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स वाली ये सब टॉपिक है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। काम की चीज को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू एडिशन आई है उसमें से इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो हमारी पहली टॉपिक कौन सी होगी? व्हाट इज रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चीजें अवेलेबल हैं विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड, जिसके हम क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको यूज में लाते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं। इट इज, और वो क्या होनी चाहिए? इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से हम उसे क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल हो सकती है, होनी चाहिए इकोनॉमी से, यानी कि कुछ भी इन्वेस्ट करके हम उसे पा सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसकी हमारे कल्चर में वैल्यू होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स, वो क्या होगी? वो चीज हमारे लिए रिसोर्स होगी। रिसोर्स क्या होता है? वो ऐसी चीजें जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाइड कर सके, और उनको हम क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें पा सकते हैं। इकोनॉमिकली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वही चीज क्या होती है? हमारी रिसोर्स होती है। कल्चर में अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे लगा के हम उसे पा नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो वो हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिसोर्स। अब रिसोर्स के बारे में एक
ट्रायंगुलर शेप बनता है ह्यूमन बीइंग, नेचर और टेक्नोलॉजी तथा इंस्टीट्यूट के बीच में। अगर हम किसी भी कमोडिटीज को बनाते हैं या फिर किसी भी थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, तो इनके बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, वो ट्रायंगुलर शेप कैसे बनता है? टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूट का, और इनके बीच पड़ने वाली क्या चीज है? ह्यूमन बीइंग। अब देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग। क्या होता है? किसी भी थिंग के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर किसी भी चीज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या होगी? कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, और बिना नेचर के हम क्या कर सकते हैं? कोई रिसोर्स को पा नहीं सकते हैं। रिसोर्स से हम उसे, नेचर से हम क्या कर सकते हैं? उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू किसके? टेक्नोलॉजी के, और क्रिएट क्या करेंगे? एक इंस्टीट्यूट। जो कुछ भी बनता है किसमें बनेगा? इंस्टीट्यूट बनेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके लिए क्या कंपल्सरी होना चाहिए? इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और रिसोर्स हमें कहाँ मिलता है? नेचर में। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, और इनके बीच की जो मेजर करी है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, देखो दिया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं, सेकंड लाइन, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर। ह्यूमन बीइंग कैसे इंटरेक्ट करता है? नेचर से, थ्रू किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूट। और क्या करता है? एक इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन करता है। क्यों इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन करता है? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट करता है और क्रिएट करता है एक इंस्टीट्यूट, ताकि उससे वो क्या कर सके? कुछ न कुछ इनकम अर्न कर सके। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में मैं बताया था कि 4 तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ, 4 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। जिसमें पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया, जो हमारे रिसोर्स है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स, बायो मतलब जिसमें क्या है? अपने बायोस्फीयर में पाए जाने वाले, जिसमें क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं, जिनमें सांस चलती है, ऐसे जो रिसोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? जो हमारा बायोस्फीयर है, जैव मंडल, वहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, और इनके पास क्या होती है? लाइफ होती है। जैसे इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो गए, हम और आप हो गए, फ्लोरा फौना हो गए, फिशरीज हो गई, लाइव स्टॉक ईटीसी। लाइव स्टॉक ईटीसी ये सब किसके एग्जांपल है? बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल ऑल दोज थिंग विच अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जो कि किसका कंपोजिशन होता है? नॉन लिविंग थिंग का। वो कौन से रिसोर्स कहलाते हैं? हमारे अबायोटिक रिसोर्स। रॉक्स में क्या होता है? लिविंग थिंग होता है? नहीं, रॉक्स में जीव और आत्मा नहीं पाई जाती है। मेटल्स में जीव और आत्मा नहीं पाई जाती है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में, फ्लोरा और फौना में, जिसमें लिविंग थिंग होंगी मेरे लाल, जिसमें क्या होगी? जीव और आत्मा पाई जाएंगी। जिसको छूने से और तोड़ने से दर्द होगा वो क्या कहलाएगा? बायोटिक रिसोर्स। और जिनके तोड़ने पीटने पे कोई दर्द नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अबायोटिक। यानी कि लिविंग थिंग हो जाएगा तो बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक। दूसरी बेसिस क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि खत्म होने या ना खत्म होने वाले रिसोर्स, उनके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज किए हैं। इसमें 2 बेसिस है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कुछ ऐसे रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं? उनको रिसाइकल बना के फिर से उनको गेन कर सकते हैं, वो फिर से हमें मिल सकते हैं। जैसे में रिन्यूएबल रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जिसे हम क्या कर सकते हैं? रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस फिर से प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू किसके थ्रू? बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे मॉडरेट करके पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, व्हाट इज रिप्लेनिश रिसोर्सेज। तो बता सकते हैं आप लोग
कि रिन्यूएबल रिसोर्स ही क्या है, रिप्लेनिसेबल रिसोर्स है। नहीं, ऐसे नहीं बताना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स ही रिप्लेनिसेबल रिसोर्स है, बल्कि हमें बताना है क्या, विच वाज रिसाइकल्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रिन्यूड कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिप्लेनिश रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, विंड हो गई, और फॉरेस्ट वगैरह हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स के। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जस्ट इसका अपोजिट, हम उन्हें फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हमें दीज ऑकर ओवर ए लॉन्ग, वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो क्या अकर किए हैं, जिनकी अकरेंस हुई है, जो प्राप्त किए गए हैं, कैसे, बहुत ही लंबे प्रोसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। दीज रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन दियर फॉर्मेशन, और इनके बनने में क्या है, बहुत सालों, बहुत लाखों साल लग गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जितनी भी कोल्स हो गई, ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। लेकिन 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 ठीक है, इसमें भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिर से उनका रिसाइकल बनती है, रिसाइकल एबल रिसोर्स उनको करते हैं, रिसाइकल एबल होते हैं। जैसे सम ऑफ दीज रिसोर्स लाइक मेटल्स हो गया, आयरन्स वगैरह, जितनी भी चीजें हैं जो क्या करती है, पॉजिटिव रिलीज करती हैं, वो रिसाइकलेबल होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसाइकल एबल रिसोर्स में आ जाते हैं। और ये किसकी सबसेट होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के सबसेट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेसिस से रिसोर्स को हम लोग कितनी क्लासिफिकेशन रिसोर्स की किए हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स बताया हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर कितने होते हैं रिसोर्स के पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल अभी मैं उसको भी बता रहा हूँ। इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी कि इस पे किसी एक का क्या होता है, स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, ठीक है। इन विलेज में हम देखते हैं देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप, ठीक है। बहुत से लोग क्या होते हैं, उनकी खुद की ज़मीनें होती हैं, खुद की ज़मीनों पे क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन का काम करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं, फार्मिंग का काम खुद की ज़मीन पे करते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, और बहुत से लोगों के पास क्या होती है, लैंडलेस। तो अगर मान लो किसी इंडिविजुअल की ज़मीन ना होती तो सबके पास लैंड होती, लेकिन जब क्या है, किसी इंडिविजुअल ओन्ड है तो वो सबकी ज़मीनें नहीं होंगी, जिसकी ज़मीनें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को होगी, ठीक। उसी तरह से अर्बन एरिया में देखो, पीपल्स ओन प्लाट, यानी कि लोगों के खुद के मकान, प्लाट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, जैसे प्लांटेशन हो गया, पास्चर लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स etc आर सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। देखते हैं हम लोग, क्या कोई प्लांटेशन है, किसी का बागान है, वो किसी का हो गया, किसी खुद का क्या होता है, हाथा वगैरह पास्चर लैंड होता है, वो इंडिविजुअल होता है, खुद का किसी का पॉन्ड्स हो गया, वो हो गया किसी खुद का, किसी इंडिविजुअल का जो वेल्स होगा उसका भी वाटर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के यूज के चीजें होती है, उस पर सबका अधिकार नहीं होता, सबके राइट्स नहीं होते हैं कि उस प्रॉपर्टी को वो क्या करे, यूज कर सके। सेम इसका अपोजिट है, कौन सा, कम्युनिटी ओन। कम्युनिटी ओन में क्या है, जितने भी लोग हैं सबका क्या हो सकता है, उस पर ओन्ड होगा, सबकी राइट्स होंगे कि उसकी चीजों को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, वहां पे अपने एक्सेस को बना सके, ठीक है। ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स, दीज आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी कि किसी भी कम्युनिटी के बीच में रहने वाले जितने भी मेंबर, उन सब की एक्सेसिबल होता है, उन सब के लिए क्या होता है, एक्सेसिबल हो गया होता है, कोई भी वहां पे उनको जाने से मना नहीं कर सकता है। जैसे विलेज के में देखा जाए तो कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, पास्चर लैंड होता है, ठीक है,
बरियल ग्राउंड होता है जहाँ पे शमशान घाट कहते हैं जिसपे, या फिर विलेज पॉन्ड्स हो गए, गांव के जो पॉन्ड्स हो गए वो क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होते हैं। जबकि इंडिविजुअल वाले में क्या होता है, इंडिविजुअल में सबकी एक्सेस नहीं होगी, इंडिविजुअल पर्सन जिसको चाहेगा उसी की एक्सेस हो सकती है। जबकि कम्युनिटी ओन में क्या होगी, सबकी एक्सेस होती है। ठीक, अब देखो अर्बन एरियाज में जैसे पब्लिक पार्क हो गए, कम्युनिटी ओन में जैसे अर्बन एरिया में देखते हैं हम लोग पब्लिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं और प्लेग्राउंड्स होते हैं, जिसपे क्या करते हैं हर एक कम्युनिटी के सारे बच्चे जाते हैं खेलने, कम्युनिटी के सभी लोग क्या करते हैं घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्स। बातें यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखो इन दोनों में ये होता है, इन दोनों को अगर बिलोंग किया जाए तो सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे रिसोर्स किसको बिलोंग करेंगे, और नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करेंगे। देखो नेशनल रिसोर्स में टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, यानी कि जितने भी रिसोर्स देखने को मिलते हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं। क्योंकि चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कम्युनिटी, वो किसका पार्ट होता है, किसी न किसी नेशन का पार्ट होता है। नेशनल रिसोर्स टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, यानी कि जितने भी रिसोर्स हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को। ऑल द मिनरल्स जैसे क्या होते हैं, वहाँ पे पाने जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। अगर पॉलिटिकल बाउंड्री मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्री यानी जब जो अपनी कंट्री है, कंट्री का जो लास्ट स्टेज है, ये समझ लो अपनी पूरी क्या है, ये अपनी पूरी कंट्री। ठीक, तो इस पूरी कंट्री में जहाँ तक इसकी जहाँ तक इसकी क्या है लैंड बाउंड्री है, और यहाँ तक जो डेल्टाइक एरिया है, इसके अंदर की जितनी भी लैंड है वो सब किसकी कौन से रिसोर्स होंगे, वो सब नेशनल रिसोर्स होंगे। इसके अलावा ये क्या है, कोस्ट है ना, इधर की एरिया क्या है, कोस्ट है। कोस्टल एरिया से ओशियन में 12 नॉटिकल मील यानी कि कोस्टल एरिया से ओशियन के बीच 12 NM यानी कि 22.2 किलोमीटर की जो एरिया होती है, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्स होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करते हैं। अपनी पूरी कंट्री के अंदर के रिसोर्स और कंट्री का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि जहाँ से जहाँ से क्या होते हैं ओशियन स्टार्ट हो जाते हैं, लैंड खत्म हो जाती है, वहां से लेके 22.2 किलोमीटर इन ओशियन में, यानी कि ओशियन के अंदर तक की जो एरिया होती है, वहां पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो सब किसको बिलोंग किए जाते हैं, नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करते हैं। बातें तीनों क्लियर हो गई। अब इंटरनेशनल रिसोर्स में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे क्या होती है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, यानी कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो क्या करती है, कुछ रिसोर्स को वही रेगुलेट करती है। अब वो रिसोर्स बनाए कौन से गए हैं, जिसको ये इंस्टीट्यूट यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बात कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन और कुछ ऐसे रिसोर्स भी है जिसको ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करते हैं। तो वो रिसोर्स कौन से होंगे जिनको ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट कर रहे हैं, देखते हैं वो रिसोर्स कौन से हैं। द ओशियानिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स, बताओ कि 22.2 किलोमीटर की जो एरिया होती है वहां तक के रिसोर्स नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करते हैं। अब लेकिन जो 200 बियॉन्ड मतलब 2000 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील से बाहर की जो रिसोर्स होंगे ओशियन में, वो किस में रखे जाएंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखे जाएंगे और उन्हें ओपन ओशियन कहा जाता है। और इन्हीं के बीच के यानी कि 200 नॉटिकल मील से बाहर के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं उसमें आने वाले जितने भी रिसोर्स है वो किस रिसोर्स को बिलोंग करेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स को बिलोंग करेंगे। और इसी इंटरनेशनल रिसोर्स को रेगुलेट करने वाला क्या है, अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बातें समझ में आए
कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट किस रिसोर्स को बिलोंग करते हैं, किस रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स को। और वो इंटरनेशनल रिसोर्स होते क्या है कि जो ओशियन में 200 मीटर से, यानी कि किसी भी कोस्टल से जो 200 के बाद की जो एरिया बनाई गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने भी रिसोर्स आते हैं वो सब कौन से रिसोर्स कहलाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। नो इंडिविजुअल सॉरी ओपन ओशियन में वही रिसोर्स क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने वाले जितने भी रिसोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। अब सुनो, ठीक है, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती, कर सकती है लेकिन कब, जब तक, देखो दिया है, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जब तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कंकरेंस नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा, रिगार्ड नहीं करेगा, तब तक कोई भी इंडिविजुअल कंट्री क्या कर सकती है, उसको यूज नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती है। उसको यूटिलाइज करने वाला कौन सा है, यही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। उस पर किसी भी कंट्री का कोई भी अधिकार, कोई भी राइट्स नहीं हो चुके हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वाले रिसोर्स पूरी तरह से खत्म। अब देखो हमारी जो लास्ट कैटेगरी बची थी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स के जो डेवलपमेंट के बेसिस पे उनको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बताया हूं कि इसको 4 क्लासिफिकेशन इसका हुआ है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजल्ट। तो पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एक ही रीजन में, 1 या 2 रीजन में पाए जाते हैं। रीजन मतलब किसी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। पाए तो जाते हैं, अच्छी बात, लेकिन क्या है, उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो नहीं यूटिलाइज करने का कोई न कोई रीजन अवश्य होगा। तो रीजन क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली, यानी कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये समझ लो कि ये अपनी जो कंट्री है, ये अपनी कंट्री है समझ लो। इस कंट्री के बीच में ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो वेस्टर्न पार्ट यानी कि गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान वेस्टर्न पार्ट में आएगा। ठीक, तो वेस्टर्न पार्ट में द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में बहुत अपार पोटेंशियल है, क्षमता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इनॉर्मस पोटेंशियल है, बट लेकिन क्या है, वो डेवलप्ड नहीं हो पाया है कि हम उनसे क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को बर्न करा सकते हैं, इस एनर्जी को ले सकते हैं, सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को। बातें यहाँ तक क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई सुनो। ठीक है, जो कंट्री का हमारा वेस्टर्न पार्ट है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट जो हमारी कंट्री का है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इनके पास अपार क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दे सके। लेकिन ये प्रॉपरली क्या है, अभी डेवलप्ड नहीं हुए। अगर डेवलप्ड हो गए होते तो फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ से एनर्जी बर्न करा सकते थे, अपने आप में ले सकते थे। ठीक है, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसको हम अपने यूज में नहीं ला पाते, बिहाइंड द रीजन कि ये क्या है, डेवलप्ड अच्छी तरह से नहीं हो पाए। ये बातें हुई क्लियर। ठीक है, क्यों नहीं, बिहाइंड द रीजन ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाया। अगर ये प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाते तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम खत्म कर देते, सोलर से ही सारा काम निपटा लेते। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैड बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्स जो क्या किए गए, उनके सर्वे किए गए और बताया गया कि उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है, यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन कर दी कि कहाँ आप क्या कर सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन समझते हैं क्या है,
द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ दियर फिजिबिलिटी, यानी कि डेवलपमेंट रिसोर्स को उसके अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी ले जाके उसका यूज करिए और डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। डेवलप स्टॉक को आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज कर सकते। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बता दिया गया कि आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको डेवलपमेंट करना है तो जाइए उस तरह की टेक्नोलॉजी को लेके जाइए और उसकी क्या होती है लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, वो कितने तरह से वो मिल सकता है, उस वैसी टेक्नोलॉजी को लेके जाइए और उस रिसोर्स के क्या करिए आप यूज करिए। कोई दिक्कत नहीं, कंसीडर कर दिया गया है कि टेंशन नहीं है, आप डेवलप्ड रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। क्या है, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं एनवायरनमेंट में जिनके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन बीइंग के नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, रिसोर्स है सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, वैसी कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए और इस तरह के जो रिसोर्स होते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, स्टॉक के में रखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैस, यानी कि वाटर क्या होता है, टू गैस का कंपोजिशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, और सबको ये पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत होता है, ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उसमें ऊर्जा, उससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी पा सकते हैं। बट समस्या क्या है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हमारे पास क्या है, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं, हम टेक्निकली की ऐसे नहीं जानते हैं कि हम नो हाउ मतलब हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते नहीं हैं कि हम इसका यूज किस करें। ठीक है, नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, यानी कि हम एनर्जी को वर्क कराने में हम इसको कैसे यूज करें, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इसका यूज नहीं कर पाते। पता है पोटेंशियल को कंसीडर किया गया, उसके पास इनॉर्मस पोटेंशियल है, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका यूज नहीं होता है। डेवलप्ड रिसोर्स में क्या है, डेवलप्ड है, उसका हम यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन क्या है, स्टॉक में हमारे पास है, मतलब उसके पास इनॉर्मस पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, पोटेंशियल डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड को यूज हम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को हम कर सकते हैं, वैसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम नहीं जानते नो हाउ कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। नो हाउ का मतलब यही, नहीं जानते हैं कि कैसे हम उसको यूज करें। ये हो गई दूसरी चीज, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज। और इसका लास्ट पोर्शन जो है वो क्या है, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का क्या है, भाई है कौन, रिजर्व, which can be put into use with the help of existing technology know how। हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से हम लोग पा सकते हैं और हम जानते हैं भी है कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। बट दियर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इसका यूज नहीं स्टार्ट किया जाता है, और होता है भी तो क्या होता है, बहुत सीमित दायरे में, लिमिटेड एक्सटेंट में होता है। जैसे देखो क्या होगा, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फर्दर रिक्वायरमेंट या फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है कि अगर हमें फ्यूचर में इस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो इसको हम क्या करें, रिजर्व करके रखें, और हम फ्यूचर मीटिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम जानते भी हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक में हम लोग नहीं जानते हम इसको कैसे यूज करें। दोनों समझ में, स्टॉक में हम नहीं जानते उसको कैसे यूज करें, लेकिन रिजर्व में हम जानते हैं कि उसका यूज कैसे करना है, और हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन क्या है, हम इसलिए उसका यूज नहीं करते कि इन फ्यूचर जो हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी तब हम उसका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रिवर का पावर जो वाटर होता है, नदियों के पानी से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि पानी के द्वारा बिजली को हम उत्पन्न करा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, प्रेजेंटली इज बीइंग यूटिलाइज ओनली फॉर ए लिमिटेड एक्सटेंट। बताया हूं कि इसका यूज लेकिन क्या हो रहा है, अभी लिमिटेड एक्सटेंट पे हुआ है। बिहाइंड द रीजन
कि अगर हमारे पास अभी कोयले हैं, पेट्रोल, कोयले की वजह से हम क्या कर सकते, कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोयला खत्म हो गया तो हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा पाएंगे। इसीलिए रखा गया है कि जो रिवर का पानी है उसको कंजर्व करके रखें, स्टोर करके रखें। इन फ्यूचर मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को हम लोग वाटर के द्वारा यानी कि रिवर वाटर के द्वारा फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हु इज सीइंग टू माय वीडियो, एंड प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much all of you.